Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नोटबंदी के एक साल बाद फिर से बहस छिड़ पड़ी है कि नोटबंदी से हमने क्या खोया क्या पाया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज पे। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि नोटबंदी के एक साल बाद आप इस फैसले को कहां देखते हैं? जिस मकसद से शुरू किया गया था, फैसला लिया गया था, उसमें किस हद तक हम कामयाब होते दिख रहे हैं? मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब फैसला था। इस फैसला लेने के लिए सरकार के नेतृत्व के पास दूरदृष्टि भी चाहिए थी, हिम्मत भी चाहिए थी और एक नैतिक आधार भी चाहिए था। नैतिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें धन और साधन कमाने वाला टैक्स ना दे, जो गरीब के लायक काम आने वाले साधन हैं वो अपनी जेब में रखे, ये व्यवस्था चलती रहे। और इस व्यवस्था को एक प्रकार से इसके साथ जीना, ये इस देश के राजनीतिक नेतृत्व का एक चाल बन चुका था। 8 नवंबर के निर्णय ने इसको तोड़ा। ये एक दिशा में ले जाने वाला निर्णय था, एक डायरेक्शनल डिसीजन था। और उस डायरेक्शनल डिसीजन का असर यह हुआ कि जो विषय इस देश के राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा की बहस के भी मुद्दे नहीं थे, प्रधानमंत्री मोदी जी उनको सेंटर स्टेज में बहस पर ले आए। पहला कि क्या एक देश जो ये उद्देश्य लगाता है कि मैं विकसित देश बनूंगा, उसमें इतनी अधिक मात्रा की कैश करेंसी होनी चाहिए? क्या उसका सारा व्यवसाय जीवन कैश पे चलना चाहिए? क्या संपत्ति खरीदना कितना काले धन में दो, कितना दूसरे धन में दो, यही चलना चाहिए? पूरी दुनिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ चल रही है, जो विकसित देश हैं, जो ग्रो करते हैं। हिंदुस्तान उस दिशा में नहीं जाएगा। आज से 2 साल पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज हो, ये कहां बहस थी इस देश की? और आज स्कूल कह रहे हैं कि बच्चों की फीस आप बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से दीजिए, टीचर का वेतन और कर्मचारी का वेतन आप बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से दीजिए। राज्य सरकारें और नगर पालिकाएं कह रही हैं कि सारे मेरे खर्चे और मेरे एक्सपेंडिचर डिजिटलाइज मोड से होंगे। तो आप आज करोड़ों की ट्रांजैक्शंस जो कभी इस देश में चर्चा का विषय में नहीं थी, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में बन गई। उसके बाद आप आइए तो टैक्सेशन बेस स्वाभाविक है, इसकी वजह से बढ़ता है देश का। और मैं देख रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स बेस की संख्या में भी इंडिविजुअल असेसीज में काफी वृद्धि हो रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स बेस GST और इसकी वजह से उसमें भी अपने आप में संख्या में वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि होती रहेगी। कैश उठाने से बाजार से टेररिस्ट फंडिंग में स्क्वीज आई। और जो हम लोग कहते हैं कि फॉर्मल इकोनॉमी, सारी फॉर्मल इकोनॉमी एक साल में नहीं बन जाएगी, ये तो एक डायरेक्शनल है। लेकिन पहले वर्ष में आज आप देखिए तो क्या आज हिंदुस्तान के बैंक्स के पास जो पैसा पड़ा हुआ है आगे ऋण देने के लिए, जिस पे अर्थव्यवस्था चलती है, उसकी संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? कासा डिपॉजिट्स बहुत बड़े हैं। हम अब कैपिटल डाल रहे हैं ताकि उसका वो आगे ऋण दे पाए। यहाँ तक दूसरे से म्यूचुअल फंड। अच्छा, अब बैंकों से पैसा म्यूचुअल फंड्स के माध्यम में चला गया। आज म्यूचुअल फंड्स के पास सबसे अधिक पैसा पड़ा हुआ है। कैपिटल मार्केट में जहां इश्यूज आने बंद हो चुके थे, वो दोबारा इश्यूज बाजार में आने लग पड़े, लोग कैपिटल मार्केट में जाने लग पड़े। जो फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स थे, इंश्योरेंसेस के इत्यादि, लोग उसमें पैसे डालने लग पड़े। तो ये जो फॉर्मल इकोनॉमी के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसका अगला स्टेज ये आएगा कि जब आपकी बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे अर्बन हाउसिंग हो, चाहे लो कॉस्ट हाउसिंग हो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और जाने की और पैसा खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को डिजिटाइज करना, फॉर्मलाइज करना, टैक्स बेस बढ़ाना और उसको क्लीनर बनाना, उसको एथिकल बनाना,
ये तो अपने आप में जायज़ है। इसके लिए एक छोटी कीमत आपको अदा करनी पड़ सकती है। सर, आप बार बार एथिकल शब्द पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि कल भी आपने ये बात कही थी। तो एथिकल शब्द पर एक टिप्पणी आई है, प्रतिक्रिया आई है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की तरफ से। वो कहते हैं कि एथिकल कहना कहाँ तक जायज़ है जब नोटबंदी से लाखों लोगों का रोजगार छीना हो, कई सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर इससे। देखिए, ये इसकी एविडेंस कहाँ पर है? एक औपचारिक दृष्टि से हम लोग देखें कि उस वक्त भी ये कहते थे कि फला उद्योग है वो 70% बंद हो गए, वो 80% बंद हो गए। जिस तिमाही में डिमोनेटाइजेशन था उस तिमाही में भी जीडीपी 7% से ज्यादा बढ़ी थी। उससे अगली तिमाही में केवल 1% फॉल था। और अगर इस तरह के डिसरप्शन का केवल 1% फॉल है तो इतने बड़े स्ट्रक्चरल चेंज में अगर थोड़ा सा परिवर्तन आता है एक आध क्वार्टर के लिए, तो क्या उसको अब्सॉर्ब करने की क्षमता अर्थव्यवस्था में है कि नहीं है? और अगर यही हुआ कि भाई एक तिमाही में हमें अब शॉक लग सकता है इसलिए कोई निर्णय ना लो, तो क्या व्यवस्था करते कि पॉलिसी पैरालिसिस जो 10 साल सरकार चली उसी तरह की पॉलिसी पैरालिसिस की नीति हम अप्लाई रखते, चलिए हम कुछ करेंगे नहीं, जो यथास्थितिवाद है भ्रष्टाचार का इस देश के अंदर चलता रहे। इस पर नोटबंदी के ऐलान के वक्त जब प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया था तो उसमें एक शब्द था जिसका बार बार जिक्र किया गया था, वो था काला धन, ब्लैक मनी को लेकर के। आज एक साल बाद हम कितने भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि व्यवस्था से काला धन का सर्कुलेशन लगभग खत्म हो गया है या फिर बंद हो गया है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म हुआ है, और ये अपने आप में बहुत एग्जैजरेशन होगा कहना कि खत्म हो गया है, लेकिन इतना निश्चित हो गया है कि काले धन में ट्रांजैक्ट करना आज सेफ नहीं है। ये संदेश बड़ा स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर लोगों को चला गया है। और इसलिए मुझे आप एक बात बतलाइए, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस जो होते थे 20% 30% उसका दाम क्यों गिरा है? क्या यह जायज था कि दिल्ली और बंबई की प्रॉपर्टी लंदन और न्यूयॉर्क से महंगी बिके और यहां के आम आदमी की खरीदने की क्षमता से बाहर हो जाए? एक आर्टिफिशियल बूम हम लोग बना दें? तो रियलिस्टिक प्राइस है जिसमें कि एक मध्यम वर्गीय आदमी भी सोच सकता है कि 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का मैं घर खरीद सकता हूं रीजनेबल प्राइस पे। आज बायर्स मार्केट है, बेचने वाले लेकर तैयार बैठे हैं सस्ते दाम पर बेचने के लिए, क्योंकि रियलिस्टिक प्राइसेस आए हैं। नोटबंदी का सीधा असर है, ताकि एक रियलिस्टिक प्राइसेस हैं, इसलिए जो ब्लैक मनी कंपोनेंट था उसमें से स्क्वीज आउट होता है। दूसरा, इस सारे औपचारिकता, इस बार मैं पढ़ रहा था कि धनतेरस पे जो लोग सोना खरीदते हैं, और सोना तो इस देश में अक्सर कैश में ही खरीदा जाता था, 100% राइज इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। अब गोल्ड भी खरीदने वालों की ये सोच में परिवर्तन आने लग पड़ा। तो ये धीरे धीरे जो परिवर्तन आएगा, दिल्ली में कितने स्कूल हैं जिन्होंने कह दिया कि हम फीस कैश में नहीं लेते अब। तो समाज में ये जो परिवर्तन आ रहा है ये मुझे लगता है आने वाले वर्षों में फैलेगा, और स्वाभाविक है इसकी वजह से जो फॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं उसकी संख्या बढ़ेगी। सर, नोटबंदी के बाद आपने कई सारी उपलब्धियां समय समय पर गिनाई, आज भी आपने बताया। तो मेरा सवाल यह है कि जिन उपलब्धियों को हमने हासिल किया एक साल में, इसको इसी रफ्तार से सस्टेन कर पाएं, इसको बरकरार रखें, वापस फिर से हम नकदी इकोनॉमी पर ना चले जाएं, इसके लिए क्या कुछ रणनीति सरकार अपना रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कर्ब ऑन एक्सपेंडिचर, कि आप जिस पे खर्चा करोगे इनकम टैक्स के तहत, उसके ऊपर भी आपने कर्ब्स रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट टैक्स की नई व्यवस्था आ रही है उसमें कैश जनरेट करना अपने आप में कठिन हो जाएगा। ये दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था है, जीएसटी जिसकी जिक्र कर रहे हैं, उसका भी असर आपको सीधे तौर पर दिखेगा कैश सर्कुलेशन पे। कैश जनरेट करना बहुत कठिन होगा। इसमें सर दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये सवाल इसलिए पूछा था कि हमने देखा नोटबंदी के तुरंत बाद के महीने में डिजिटल ट्रांजैक्शन में अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी। वो स्वाभाविक इसलिए था क्योंकि कैश उपलब्ध नहीं था। बाद में जब कैश वापस सिस्टम में आया तो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक अभ्यास डिजिटल ट्रांजैक्शंस का, और जब मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ उसमें डेबिट कार्ड्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, चेक भी हैं, ऐप्स भी हैं, ये सारे के सारे
अपने आप एक हिसाब से जाएंगे। नोटबंदी के बाद माना जा रहा था, सरकार ने कहा भी कि हम अब दूसरा कदम है एक तो कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कई सारे स्टेप्स सरकार ने लिए भी, तो वो स्टेप्स के नतीजे कितने आपको संतोषजनक दिख रहे हैं? देखिए, फिर बेनामी आगे संपत्ति का कानून काफी अच्छा इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है और इसलिए जो व्यक्तिगत नामों में लोग बेनामी संपत्ति का लेते थे और शेल कंपनीज के माध्यम से भी करते थे, एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो इसमें आगे चेक लगाने के लिए कोई और रणनीति, कोई पॉलिसी हम लोग अभी बना? तो इसी कानून को इंप्लीमेंट करेंगे। एक जो काले धन के सर्कुलेशन का एक बड़ा जरिया था वो था पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर के। पॉलिटिकल फंडिंग पे आपने ऐलान भी किया था बजट में करीब 9 महीने पहले कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे, लेकिन अभी तक इस पे कोई सहमति नहीं बनी। क्या इस पे हम लोगों ने अपनी योजना तैयार कर रही है। जिन संस्थाओं के साथ चर्चा करने की आवश्यकता थी वो प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक सहमति बनती दिख रही है इस पे? मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, एक दूसरा सवाल नोटबंदी से अलग हट के पूछूं, वो है जीएसटी। क्योंकि नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी को माना जा रहा है। समय समय पर हम बदलाव करते रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारे पॉकेट से शिकायतें आ रही हैं, उलझने हैं। तो आपको क्या लगता है कब तक सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा? देखिए, सिस्टम काफी दुरुस्त हो गया है। अब इसका केवल इतना एवोल्यूशन है कि हर कदम के साथ कंप्लायंस बर्डन को और सरल करना और रेट्स को रैशनलाइज कर देना, ये दो चीजों की आवश्यकता है जो कि निश्चित रूप से हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। रेट रैशनलाइजेशन को लेकर एक लोगों का कहना, जानकारों का, कि फिस्कल रूम उतना ज्यादा नहीं है कि अचानक से हम 28% वाले ब्रैकेट को 18% पे ले आए। देखिए, इसलिए जिसको आर्ट ऑफ द पॉसिबल कहते हैं कि आपके पास गुंजाइश कितनी है, निश्चित रूप से काउंसिल उसको मद्देनजर रखेगी। आपके पास वक्त काफी कम है, तो चलते चलते एक सवाल पूछूंगा कि अब सबकी निगाहें इस बात पे टिकी है कि नोटबंदी के 1 साल पूरा होने के बाद सरकार किस सेक्टर पर, किस एरिया पर ज्यादा फोकस करेगी, तो कुछ हिंट देंगे? मुझे लगता है कि आप घोषणा सरकार जब भी कोई निर्णय की करेगी उसकी प्रतीक्षा कीजिए।